नमस्कार दोस्तों, हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में हमने अभी तक स्वदेशी आंदोलन से लेकर और हमने मोस्टली 1912 तक की बातें देख ली थी। आज हम बात करने वाले हैं होम रूल आंदोलन के ऊपर, और होम रूल आंदोलन उसके बाद में लखनऊ समझौता। आज प्रयास ये रहेगा कि होम रूल आंदोलन हम पूरा कर लें, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? होम रूल आंदोलन। सबसे पहले हम ये देख रहेंगे कि होम रूल आंदोलन में हमने क्या क्या पढ़ना है। एक तो ये देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे होम रूल की परिभाषा और इसकी सामान्य विशेषताएं, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे भारत में होम रूल के प्रकार, या प्रकार नहीं कहेंगे, आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो भारत में हुआ, ये 3 होम रूल थी। एक तिलक की होम रूल थी, एक आपके एनी बेसेंट की होम रूल थी, और एक लाला जी की होम रूल थी, ठीक है। 3 होम रूल थी टोटल। एक बार ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया कि भारत में कितने होम रूल थी, 1, 2, 3, 4। मेरे हिसाब से 2013 के फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, और जब 3 उत्तर माना तो कई सारों ने फिर आपत्तियां भी लगाई कि 3 कैसे हुआ, एक तिलक की थी, एक एनी बेसेंट की थी, तीसरी होम रूल कहाँ से आ गई। तो तीसरी लाला जी की होम रूल थी, जो अमेरिका में स्थापित हुई थी, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तो बात शुरू करूँ उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी पूरी एक ब्रीफ स्टोरी देख लेते हैं, और उसके बाद में मैं बात को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, पहला विश्व युद्ध चला था। और पहले उस विश्व युद्ध के अंदर एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें इंग्लैंड वगैरह ये सब थे, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे जिसमें जर्मनी और इटली वगैरह थे। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन फंसा हुआ था, और इस स्थिति का भारत में इसका सीधा प्रभाव पड़ा, क्योंकि कांग्रेस इस समय ब्रिटिशर्स के साथ खड़ी थी। कांग्रेस पूरा इस युद्ध में कंप्लीट समर्थन दिया हुआ था ब्रिटिशर्स को। मतलब ये था कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत जो है ये इस महायुद्ध की घड़ी में इंग्लैंड के साथ है, ब्रिटेन के साथ है। तो कांग्रेस ब्रिटेन के साथ खड़ी थी महायुद्ध के अंदर, और इवन भारत के नेताओं ने यहाँ तक की घोषणा करी थी, गोखले वगैरह ने, कि भारतीयों को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वो इंग्लैंड की सहायता कर सके। इवन इंग्लैंड के अंदर जो वार काउंसिल बनी थी, उस वार काउंसिल में भी भारत के लोग थे, एसपी सिन्हा थे, गंगा सिंह थे बीकानेर से। तो कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस कंप्लीटली इनके साथ खड़ी थी। तो उदारवादी वर्ग जो था वो इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ में खड़ा था। लेकिन जो गर्म पंथ था वो ये चाहता था कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम है वो भारत को आज़ाद करवा दें, यहाँ से मतलब स्वतंत्र करवा दें, क्योंकि ब्रिटेन उधर फंसा हुआ है और इसका हम फ़ायदा ले लेते हैं। लेकिन एक तरफ उदारवादी थे जिन्होंने कहा कि देश शत्रु फंसा हुआ है और इस स्थिति में हमें एक प्रकार से ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस स्थिति में उदारवाद और उग्रवाद, मतलब आप नरम पंथ कहें और गर्म पंथ कहें, तो इनके बीच में इस प्रकार से टसल्स चल रही थी। फिर क्या हुआ उसके बाद में, चूँकि नरम पंथियों का बोलबाला था उस समय, क्योंकि गर्म पंथी जितने भी थे, लाला जी लंदन अमेरिका जा चुके थे, तिलक जेल में थे, 1914 में रिलीज़ हुए, उससे पहले तक जेल में थे। विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लाल बाल पाल जा चुके थे, रास बिहारी बोस जापान चले गए थे, और छोटे मोटे कई सारे और भी युवा क्रांतिकारी थे, वो सारे कई फांसी पे चढ़ा दिए गए। ये मनमत विश्वास वगैरह, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, क्रांतिकारी आंदोलनकारी जितने भी थे। तो ऐसे यूँ कहिए कि गर्मपंथी काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और नरमपंथी काफ़ी मजबूत स्थिति में थे वर्ल्ड वार के दौरान। तो चूंकि नरमपंथियों की बात चलने वाली थी, तो डेफिनेटली वही हुआ 1914 के अंदर। एक प्रकार से
भारत तो 1914 के अंदर जब ये घटनाएं हुई, सॉरी, तो फिर आगे क्या हुआ। अब 1914 में जून के अंदर, जून का ही महीना था, बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हुए, मांडले जेल में थे। मैंने आपको बताया ही था 1908 में जेल में डाले गए थे राजद्रोह के आरोप में। मांडले जेल से घर आ गए थे, वापस भारत आ गए थे। और भारत आने के बाद में तिलक का जो कार्यशैली थी उसमें काफ़ी बदलाव आए। पहले तिलक प्रत्यक्ष कार्रवाइयों पे विश्वास करते थे, डायरेक्ट एक्शन पे विश्वास करते थे। जेल से छूटने के बाद तिलक में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि ऐसे डायरेक्ट जो एक्शन लिया जाए या प्रत्यक्ष कार्रवाइयों से ब्रिटेन के कोप भंजन का शिकार बनना पड़ सकता है, तो बेहतर ये है कि प्रचारात्मक तरीके से काम किया जाए और संवैधानिक दायरों में रहते हुए मांग की जाए। आप अगर डायरेक्ट कार्रवाइयाँ करोगे तो वापस जेल चले जाओगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तिलक का इतना हृदय परिवर्तन हो गया था मांडले जेल में रहते हुए। उनको ये पता था कि जेल में रहकर अपन देश को आज़ाद नहीं करवा सकते, खुला रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ वीडी सावरकर ने भी ऐसा ही सोचा होगा। ऐसी स्थिति में तिलक एक प्रकार से डायरेक्ट एक्शन की बजाय प्रचार के माध्यम से उस संवैधानिक दायरों में रहकर काम करना चाहते थे। मई 1915 के अंदर पूना में जो राष्ट्रवादी व्यक्ति, नेशनलिस्ट व्यक्ति थे पूना के अंदर, उनका एक सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है। और इस सम्मेलन के अंदर मई 1915 की मैं बात कर रहा हूँ। इस सम्मेलन में सारे राष्ट्रवादियों ने भाग लिया, तिलक ने भी भाग लिया। और यहाँ पे राष्ट्रवादियों ने तिलक को एक सजेशन दिया। सजेशन ये दिया कि आपको होम रूल शुरू कर देना चाहिए, स्वशासन आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। इस आंदोलन के तहत हम क्या करेंगे, होम रूल मतलब ये हुआ कि शासन व्यवस्था, हमारी शासन व्यवस्था हम ही चलाएंगे। ऊपर ब्रिटेन का प्रशासन तो रहेगा, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो नहीं होंगे, लेकिन हमारी शासन व्यवस्था हम ही चलाएंगे। इसमें ब्रिटेन का कोई ऐसा सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। हमें इसकी मांग करनी चाहिए और ये मांग हम संवैधानिक दायरों में रहते हुए करेंगे। हम कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे कि जेल जाना पड़े। ऐसा सजेशंस तिलक को पुणे के अंदर राष्ट्रवादियों ने दिया। तिलक को ठीक लगा सजेशन। तो उसके बाद में वापस इसके ऊपर क्या किया जाए कि वास्तव में होम रूल शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस समय होम रूल शब्द आया था बेसिकली आयरलैंड से। आयरलैंड इंग्लैंड के पास में जो आज़ादी के लिए आज भी लड़ रहा है, और वहाँ पर आज भी होम रूल ही है। मैं नॉर्दर्न आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। सदर्न आयरलैंड तो आज़ाद है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, आयरलैंड के दो भाग है, एक उत्तरी आयरलैंड, एक दक्षिणी आयरलैंड। दक्षिणी आयरलैंड तो आज इंडिपेंडेंस कंट्री है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो आज भी ब्रिटेन के अधीन है, यूके के अधीन है। तो वहाँ पे आज भी होम रूल है। कानून ब्रिटेन से बनते और शासन चलना, संचालन वगैरह पूरा आयरलैंड के लोग करते। रेडमंड ने वहाँ पे होम रूल की स्थापना की थी। आयरलैंड से एक महिला भारत में आई थी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य के रूप में भारत में, थियोसॉफी अर्थात ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने के लिए। और जब भारत में वो यहाँ पे आई और भारत में वही हालात देखे जो उसने आयरलैंड में देखे थे, तो उसको लगा कि अगर आयरलैंड में हम होम रूल की जो काम चल रहा है वो बहुत सही तरीके से चल रहा है, तो हम भारत में भी होम रूल का काम कर सकते हैं। तो होम रूल का भारत में बेसिकली कंसेप्ट लाया कौन था, एनी बेसेंट लेके आई थी आयरलैंड से। तो इस कंसेप्ट को राष्ट्रवादियों को भी ठीक लगा। राष्ट्रवादियों ने भी इस कंसेप्ट को तिलक तक पहुंचाया। तिलक ने एक कमेटी बिठाई, 15 सदस्यीय राष्ट्रवादियों की कमेटी बिठाई और कमेटी को कहा कि आप तय कीजिए कि क्या वास्तव में हमें राष्ट्रवादियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से होम रूल शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट तैयार होगी और विद्यार्थियों अप्रैल 1916 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव के अंदर सम्मेलन हुआ, इन राष्ट्रवादियों का अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में इन 15 सदस्यों की रिपोर्ट को वहाँ पे रखा गया, प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में सजेशन दिया गया था कि होम रूल आंदोलन में या होम रूल शुरू करना चाहिए। इस सजेशन के बेस पे उसी दिन अर्थात 28 अप्रैल 1916 को
बेलगांव के अंदर भारतीय होम रूल की स्थापना कर ली, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कर ली और इसका मुख्यालय पूना में रखा गया। क्यों? क्योंकि पूना मेन केंद्र था उस समय। तो ध्यान रखना, स्थापना बेलगांव के अंदर हुई थी और मुख्यालय पूना में था। 28 अप्रैल 1916 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से 28 अप्रैल 1916 को तिलक का होम रूल लीग स्थापित हो गया। एक चीज़ यहाँ पे और भी है, हमने शायद तिलक पढ़ा था उस समय, अगर कुछ इधर उधर बोला है तो ये बात परफेक्ट, उस समय मैंने शायद लगा के बोला था। अभी जो बता रहा हूँ ये परफेक्ट है। उधर कुछ अगर भिन्नता है तो आप ठीक कर लेना, भिन्नता नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। भिन्नता है तो आज की बात प्रमाणिक है, ठीक है। उस दिन मैंने ये बोला था कि अपन होम रूल में ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, तो वहाँ मैंने शायद लगा के बात की थी, तो वो बात इतनी कन्फर्म नहीं थी जो आज कन्फर्म है। अब तिलक का होम रूल लीग शुरू होगा अप्रैल के अंदर। उसके ठीक कुछ 2-3 महीने बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने भी अपना होम रूल शुरू कर दिया। एनी बेसेंट के होम रूल का नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग और तिलक का था इंडियन होम रूल लीग। रीज़न ये था कि एनी बेसेंट ने पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोली थी और तिलक की शाखाएं सीमित थी, 6 शाखाएं थी इसकी। बरार में थी, मध्य प्रांत में थी और महाराष्ट्र में थी, बम्बई के अलावा, ठीक है। और इस प्रकार से तो ये जो एरिया था बीच का पूरा, यहाँ पे तिलक की जो होम रूल थी वो केंद्रित थी। जबकि एनी बेसेंट का जो होम रूल था ये जो तिलक का क्षेत्र था उसको छोड़ के बाकी पूरे भारत में था। इन्होंने क्या क्षेत्र बांट लिए थे ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। तिलक का होम रूल अलग क्षेत्रों में चल रहा था, एनी बेसेंट का होम रूल अलग क्षेत्रों में चल रहा था। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपस में दोनों लड़ते थे, आपस में दोनों के बीच में काफ़ी एक दोनों की अच्छी ट्रेनिंग थी और एक दूसरे का सभी होम रूल सदस्य सपोर्ट करते थे और बिल्कुल मिलजुल कर तालमेल के साथ काम करते थे। कभी बीच में कोई लड़ाई नहीं होती थी, न तिलक के और एनी बेसेंट की लड़ाई थी, न ये आपस में सदस्यों के बीच में लड़ाई थी। तो फिर अलग क्यों थी? अलग इसलिए थी कि एनी बेसेंट के अनुयायी तिलक को पसंद नहीं करते थे और तिलक के अनुयायी एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। मतलब नेतृत्व तो बदलना नहीं चाहते थे, बाकी सब ठीक चल रहा था। तो तिलक का होम रूल पहले स्थापित हुआ, बाद में एनी बेसेंट का हुआ। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया और फिर क्या हुआ? अब 1916 में शुरू हुआ, 1917 दिसंबर तक आते आते दोनों होम रूल अपने पीक पे आए। तिलक के होम रूल में करीबन 32,000 के आसपास टोटल सदस्य जुड़े, तो एनी बेसेंट के भी होम रूल में करीबन 27,000 के आसपास सदस्य जुड़े। ये ज़्यादा पॉपुलर रहा तिलक का होम रूल लीग। फिर 1918 शुरू हुआ। 1918 में तिलक लंदन चले गए वैलेंटाइन सिरोल का केस लड़ने के लिए। उन्होंने उसको भारतीय शांति का जनक कहा था। तो तिलक के जाने के बाद तिलक का होम रूल जो था वो नेतृत्व विहीन हो गया। इनके सदस्य गांधी जी के साथ हो गए सारे के सारे। गांधी जी ने जो सत्याग्रह सभा बनाई थी, जिसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं, उसमें सदस्य हो गए और तिलक का होम रूल 1918 में मृत हो गया। एनी बेसेंट को 1917 के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके ऊटी के अंदर, उटक मंडलम तमिलनाडु का हिल स्टेशन है, वहाँ पे नज़रबंद कर लिया। इसके अरुंडले, वाडिया वगैरह इसके जो सहयोगी थे उन सब के साथ लेके। और इस नज़रबंदी के दौरान कई सारे लोग इसके साथ हो गए। सुब्रमण्यम अय्यर जैसों ने अपने कई सारी उपाधियाँ त्याग दी। और ऐसे करते करते एनी बेसेंट तो चर्चित होती गई, लेकिन होम रूल धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। और फिर 1917 के अंदर मॉन्टेग्यू की घोषणा आती है और मॉन्टेग्यू की घोषणा भी उसमें भारतीयों को स्वशासन देने की बात कह दी। तो इनकी जो मुख्य मांग थी होम रूल की, वो मॉन्टेग्यू घोषणा में शामिल कर ली गई। मॉन्टेग्यू घोषणा क्या, उसको अपन अगले वीडियो में समझेंगे। तो मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट की मांग ऑलमोस्ट पूरी हो गई और ऐसी स्थिति में इनके नेता भी इनका साथ छोड़ गए और देखते देखते 1918 में ये दोनों होम रूल खत्म हो गई थी। खत्म मतलब दोनों का एकीकरण करके कांग्रेस में एक प्रकार से विलय कर दिया गया था। नवंबर 1919 में तिलक वापस आए और 1 अगस्त 20 को तिलक की डेथ हो गई। एनी बेसेंट का होम रूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लाला जी गए थे अमेरिका। उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर 1917 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। थोड़े समय वहाँ पे रहा, फिर लाला जी वापस इंडिया आ गए, वो होम रूल वहीं पे खत्म हो गया। तो इस प्रकार से तिलक, एनी बेसेंट और लाला जी के 3 होम रूल थे भारत के अंदर। परिभाषा क्या है? तो परिभाषा हम कह देते हैं कि कानून वो बनाएंगे लेकिन शासन भारतीय लोग, भारत में शासन भारतीय लोग ही करेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी इसकी? विशेषता ये थी कि स्वशासन की प्राप्ति करना। होम यानी स्व, घर,
गृह रूल यानी शासन करना। दूसरी विशेषता क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अपना जो भी विरोध प्रदर्शन है संवैधानिक दायरों में रहते हुए करना है। ठीक है, विरोध प्रदर्शन वगैरह संविधान का उल्लंघन नहीं करना है, ये इसकी मेन विशेषता थी। और इन विशेषताओं के साथ में ये 3 होम रूल चले भारत के अंदर। ठीक है, ये दोनों एक ही थे, तिलक और एनी बेसेंट। बस फ़र्क इतना था सिर्फ कि इसके अनुयायी तिलक को पसंद नहीं करते थे, तिलक के अनुयायी जो थे वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। तो इससे कुछ छोटे मोटे सवाल बन सकते हैं, तो इनको हमें वो कर लेते हैं। और होम रूल होने के बाद हम लखनऊ समझौते और मोंटी की घोषणा पर आ जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बात आपको शॉर्ट में जो मैंने बताई ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट इसलिए कि एक बार बोल देता हूँ फिर लिखवा दूंगा, तो 2 बार आपका रिवीजन क्लास के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परिभाषा के ऊपर और विशेषताओं के ऊपर, और फिर बात करते हैं तिलक, एनी बेसेंट और लाला जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा में आपको क्या क्या ध्यान देना है? सबसे पहली चीज, होम रूल से तात्पर्य गृह शासन अथवा स्वशासन से होता है, अथवा स्वशासन से है। इसके अंतर्गत भारत में शासन भारतीय करेंगे। भारत में शासन भारतीयों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। भारत में शासन किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से होम रूल की परिभाषा है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, भारतीयों द्वारा किया जाएगा। यह अवधारणा रेडमंड द्वारा सर्वप्रथम आयरलैंड में लाई गई थी। ठीक है, आयरलैंड में लाई गई थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले किसने? रेडमंड के द्वारा आयरलैंड में लाई गई थी, पहली बात। दूसरी बात, आयरलैंड से आयरिश महिला एनी बेसेंट यह अवधारणा भारत लाती है। तो उठा के नहीं लाई थी, अवधारणा थी, बस इसके साथ ही आगे अपने आप ही अवधारणा भारत में लाई। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो एनी बेसेंट किस लिए भारत आई थी? एनी बेसेंट भारत आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भारत आई थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली अमेरिका में स्थापित हुई थी। हेनरी ऑलकॉट और कर्नल ऑलकॉट और हेनरी ब्लोवत्स्की ने स्थापित की थी। जिसका उद्देश्य था आत्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान का प्रसार करना। ठीक है, थियोसॉफिक ज्ञान का प्रसार करना, थियोलॉजी का प्रसार करना, धर्म का प्रसार करना, उस टाइप से के सदस्य के रूप में भारत आई थी। और 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी। आई 1983 में थी। ठीक है, 1983 में आई थी, 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी और अड्यार में इसका मुख्यालय बनाया था। अड्यार कहाँ पे है? मद्रास में हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, ये बातें साइड में याद कर लेना। तो एनी बेसेंट ने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया था।
अब बात आती विशेषताओं की, इसको देख लो आप आराम से। विशेषताएं क्या क्या थी इसकी। अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता ये थी कि संवैधानिक दायरों में रहते हुए संवैधानिक दायरों में रहते हुए स्वशासन की मांग करना, स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, पहली बात। दूसरी इसकी विशेषता क्या थी? प्रचार प्रसार पर जोर देना। प्रचार प्रसार द्वारा जनमत जुटाना। ठीक है, प्रसार प्रसार द्वारा जनमत जुटाना, ताकि बिना जनमत के क्या होता है ना विद्यार्थी, मांग कभी भारी नहीं होती। जनमत होगा तभी मांग को शासन प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छे से मानती, अदरवाइज क्या मांगे मानती नहीं है सरकारें। ठीक है, तो प्रचार प्रसार के द्वारा जनमत जुटाना भी एक प्रकार से एक इसकी विशेषता थी। ठीक है, ये दो मेन इसकी विशेषताएं थी। अब हम आते हैं इसके प्रकार के ऊपर। सबसे पहले हम लेते हैं तिलक का होम रूल। होम रूल ठीक है, अब अगर अपन तिलक के होम रूल की बात करें तो हम इसमें क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जून 1914 में तिलक मांडले जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आए। मई 1915 में पूना के राष्ट्रवादियों ने मैं HL लिख रहा हूँ, होम रूल है ना, होम रूल की सलाह दी। इस पर तिलक ने 15 सदस्यीय समिति बिठाई। सदस्यीय समिति गठित की। 27-28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में, कर्नाटक है ना, 1916 को बेलगांव में राष्ट्रवादियों का अधिवेशन, राष्ट्रवादियों के अधिवेशन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, कब? 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में राष्ट्रवादियों के अधिवेशन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब आगे क्या हुआ देखिए। इस रिपोर्ट की सिफारिश पर बेलगांव में 28 अप्रैल, डेट याद रखना विद्यार्थियों और स्थान भी याद रखना, 1916 को भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखना। तो भारतीय होम रूल लीग था, हमने शायद पिछले वीडियोस में
जहाँ तिलक पढ़ा था वहाँ शायद हमने अखिल भारतीय लिखा है, वैसा नहीं है, वो आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। भारतीय होम रूल की लीग की स्थापना की गई। इतनी बातें हो गई। आगे अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ मैं। अब इंडियन होम रूल लीग ऐसे लिख रहा हूँ, IHL का मुख्यालय कहाँ तय किया गया? इसका मुख्यालय बनाया पूना में। ध्यान रखना, स्थापना कहाँ हुई है? बेलगांव में। तो देखिए स्थापना कहाँ पे हुई? स्थापना हुई विद्यार्थियों बेलगांव में, और मुख्यालय कहाँ पे है? पूना के अंदर। अब आगे आते हैं कि अब इसमें क्या हुआ, तिलक ने कोई पद नहीं लिया। तिलक के पास कोई पद नहीं था। ठीक है। एक था बाप्तिस्ता, जॉन बाप्तिस्ता, जो कि बेलगांव राष्ट्रवादियों के सम्मेलन के अध्यक्ष थे, जो कि बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे को IHL का अध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान रखना, ये सवाल आता है कि तिलक की लीग का अध्यक्ष कौन था? तो तिलक की लीग का अध्यक्ष कौन था? जॉन बाप्टिस्टा था। ठीक है, तो बाप्टिस्टा का नाम याद रखना। तिलक का भी पूछते हैं, और बेसेंट की उसकी जो लीग थी उसका भी कई बार सवाल है वो पूछा जाता है। अब आगे क्या हुआ देखिए। बनाया तथा सचिव NC केलकर को नियुक्त किया। ये भी पूछते हैं, सचिव कौन बना? NC केलकर। अध्यक्ष कौन बना? जॉन बाप्टिस्टा। खापर्डे, मुंजे, ठीक है। इसके अलावा बेल्वी अंग्रेजी था, करिंदकर, बेल्वी को सदस्य बनाया गया, ठीक है। तो ये तिलक की जो होम रूल लीग थी उसकी खास बातें थी साथियों, आपको समझ में डेफिनेटली आ गई होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब क्या हुआ, ये तो भारत में ये काम शुरू हो गया। अब इसकी शाखाएं कहाँ खुली वो थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो आप पैरा छोड़ के आगे आ जाइए, फिर देखिए इसके क्षेत्र पर बात करें कि क्षेत्र कहाँ था इसका। अब अगर अपन क्षेत्र की बात करें तो तिलक के पास में कौन कौन से क्षेत्र थे? तिलक के पास में एक तो था आपके महाराष्ट्र का क्षेत्र था। बम्बई नगर को छोड़कर, बम्बई नगर में एनी बेसेंट थी के अलावा, ठीक है, महाराष्ट्र के अलावा इसका दूसरा था आपके कर्नाटक का एरिया इसके पास में था। ठीक है, इसके अलावा आपके मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश भी इनके पास में था। इसके अलावा इनके पास था बरार। ठीक है, बरार भी कर्नाटक के अंदर ही था उस समय। तो ये 4 इलाके थे तिलक की होम रूल लीग के। और एक था यहाँ पे इन्होंने लंदन में भी अपना मुख्यालय खोला था। ठीक है, लंदन में भी तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय था। और लंदन का जो मुख्यालय था ये जून 1916 में डी ग्राहम पोल की अध्यक्षता में
अध्यक्षता में लंदन में एक कार्यालय खोला गया। एक कार्यालय खोला गया। ठीक है, तो देखिए, तो 5 ये होगी। बरार में 2 शाखाएं थी, तो कुल मिला के इसकी कितनी शाखाएं हो गई? 6 शाखाएं थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में 2, एक लंदन में, एक बम्बई में भी मेरे हिसाब से थी, लेकिन कुछ किताबें बताती है थी, कुछ किताबें बताती है नहीं थी। विपिन चंद्रा ने एक जगह लिखा है कि थी वहाँ पे, तो खैर कोई शाखाएं पूछता नहीं है, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि इन क्षेत्रों में शाखाएं थी और इनके अलावा इनकी कोई शाखा यहाँ पे नहीं थी। ये तो हो गया क्षेत्र। क्षेत्र भी ध्यान रखना, क्षेत्र पूछते हैं, अध्यक्ष वध्यक्ष हो गए, सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब आते हैं इस ये सारी चीज़ें हुई। अब उसके बाद क्या हुआ? अब इसका पहला अधिवेशन, तिलक की लीग का पहला अधिवेशन जून 1917 में नासिक में आयोजित हुआ। ध्यान रखना, गलती मत करना। ये कई बार पूछते हैं, स्थापना बेलगांव में, मुख्यालय पूना में, और पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नासिक के अंदर। ये कई बार परीक्षाओं में विद्यार्थियों सवाल जो है वो गलत होते हैं। ठीक है, जून की जगह आप मई कर देना। एक महीने बाद है ना। और इस सम्मेलन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? वही बापतिस्ता को। बापतिस्ता क्या बने? अध्यक्ष बने। और इस सम्मेलन के बाद तिलक की लोकप्रियता वापस बढ़ती गई, और तिलक इतने लोकप्रिय हुए इस दौरान कि लगभग इस समय, इस अधिवेशन से पहले 14,000 सदस्य थे तिलक के इस होम रूल लीग के अंदर। और जैसे ही ये आपके दिसंबर का जब महीना आया तो ये सदस्य संख्या बढ़कर 32,000 हो गई थी। ठीक है, तो इस समय तिलक की लोकप्रियता बढ़ी। इस समय तिलक की लोकप्रियता बढ़ी। लोकप्रियता बढ़ी। सदस्य संख्या 14,000 से बढ़कर 32,000 हो गई। देखो, हर काल में, हर समय तिलक के लीग की सदस्य संख्या बेसेंट की लीग से अधिक ही रही है। ठीक है ना। इस समय तिलक की लोकप्रियता बढ़ी, सदस्य संख्या 14,000 से 32,000 हो गई। कब तक? दिसंबर 1917 तक। तो तिलक लोकप्रिय होते जा रहे थे। एक चीज़ यहाँ पे और गौर करने योग्य कि जो गोपाल कृष्ण गोखले तिलक के गुरु भी थे, गोखले की सोसाइटी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी लाला जी ने भी बनाई थी, ध्यान रखना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके सदस्य तिलक की लीग के सदस्य नहीं बन सकते। तिलक की लीग के सदस्य नहीं बन सकते थे। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, कि किसके सदस्य तिलक के सदस्य नहीं थे, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये परीक्षाओं में कई बार पूछते हैं। तो अधिवेशन हो गया, सदस्य संख्या हो गई, इसके साथ साथ इनका है वो क्षेत्र हो गया, इसके साथ साथ इसकी स्थापना कैसे हुई ये हो गया, और ये सारी कहानी यहाँ पूरी हो जाती है।
और अब हम देखते हैं कि तिलक का जो आपके होम रूल था इसका अवसान कैसे हुआ। ठीक है, अब अपन थोड़ा अवसान देख लेते हैं इसका। अवसान, इसमें क्या हुआ, अब 1917 जो था ये एक प्रकार से पीक था इसका। ठीक है, अप्रैल 1918 में तिलक सिरोल केस में लंदन गए। सिरोल केस क्या था, वैलेंटाइन सिरोल पत्रकार थे और इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिया अनरेस्ट, भारत में अशांति। और इसमें लिखा था कि भारत में अशांति का जनक आर्य समाज तो है ही है, लेकिन तिलक सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उस पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए ये कोलंबो के रास्ते इंग्लैंड पहुँचे थे। ठीक है, और वहाँ तिलक वहाँ चले गए, तिलक केस में लंदन चले गए, पुनः नवंबर 1919 में आते हैं। पीछे नेतृत्व विहीन इंडियन होम रूल लीग मृत प्राय हो गया। ठीक है, इसके सदस्य गांधी जी के साथ हो गए, गांधी जी से जुड़ गए। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों तिलक का होम रूल। तिलक के होम रूल में कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ बच्चे मेरे को कहते हैं सर मोस्ट लगाया करो। देखो मैं फालतू तो पढ़ाता नहीं हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें मोस्ट है। ठीक है, बोर्ड पे जो कुछ लिखा जा रहा है ये किताबों का निष्कर्ष लिखा जा रहा है। बाकी किताबों में बहुत बड़े बड़े भी हैं ये, लेकिन हमने यहाँ पे वही पॉइंट्स लिखे हैं जो हमारे काम के हैं। इसलिए आप मुझे कहोगे कि मोस्ट पे लाइन लगाओ तो मैं सारी लाइन लगा दूंगा, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मोस्ट नहीं है। टीचर तो मोस्ट ही पढ़ाता है, टीचर सारा थोड़ी पढ़ाता है। सारा मैं अगर पढ़ने लग जाऊं तो होम रूल पे पूरी किताब लिख लें अपन। आजकल के बच्चों को सब कुछ रेडीमेड चाहिए, नोट्स रेडीमेड चाहिए और सब कुछ काम किया हुआ चाहिए, बस मेहनत हमारे से नहीं होती। सब कुछ बनाया चाहिए। आपको तो मैं तो परीक्षा दे के आ जाऊँ आपकी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, जब तक हाथ नहीं चलेंगे दिमाग नहीं चलेगा। मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, तभी नौकरियाँ लगेगी। इतनी आसानी से नहीं लगती है। कड़वा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। अगर किसी शॉर्टकट के चक्कर में हो तो कभी ऐसा झटका लगेगा ज़िंदगी भर याद करोगे। अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट लगता है क्योंकि कई सारी जगह शॉर्ट में भी पढ़ाया जाता है, वो ठीक लगेगा अभी, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरी याद आएगी कि सर सही पढ़ा रहे थे। मैं तो कहता हूँ कि 3 से 4 प्रश्न भी बहुत टफ आ जाते हैं और अपने कंटेंट में से सवाल बाद नहीं जाएगा, कितना भी टफ आ जाए भले। तो वो सवाल अगर आप फिर 1-2 नंबर से फेल होते हो ना, तो वो उन सवालों की निर्णायक भूमिका रहती है। तो ऐसी स्थिति में चीज़ें देखो सांगो पांग तैयार करनी चाहिए ऊपर से नीचे तक, तब जाके एक नहीं कई नौकरी लगती है। आप अगर ये सोचते हो कि शॉर्टकट में सब निपटा दें तो भैया कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए। जो चीज़ें बोर्ड पे लिखवाई जा रही है वो कॉपी में लिखिए और उसके बाद उसका रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास के लिए कोई भी किताब लेके आ जाइए जिसमें प्रश्न दिए हुए हो, फिर उसका अभ्यास करोगे तो डेफिनेटली आपका चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। एक रजिस्टर को 4 से 5 बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में चीज़ें कम ही है, ज़्यादा नहीं है। पहली बार हम किसी जगह जाते हैं ना, तो नई रोड पे हमें वो यात्रा बहुत लंबी लगती है, पता नहीं कब वो स्थान आएगा। और उसी जगह पे अगर आप दूसरी तीसरी बार से गुजरोगे ना, तो लगेगा यार तो बहुत नज़दीक ही था। क्यों? क्योंकि पहली बार जो कोई चीज़ कर रहे होते हैं वो लंबी लगती है,
वो ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर उसको रिवीजन करोगे तो फिर कुछ नहीं लगता। अब आपको लगता होगा फर्स्ट ग्रेड पास करना पता नहीं कितना मुश्किल होगा, मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम वो कर चुके हैं, तो हमें उसमें कुछ भी नहीं लगता कि बड़े आराम से हम कर सकते हैं, कभी भी बिठा दो भले। तो कहने का साफ मतलब है, ये चीज़ें नई है ना, इसलिए आपको थोड़ी टफ लग रही है, लेकिन जैसे ही आप इसका 3-4 बार बढ़िया रिवीजन करोगे ना, तब आप गेम सब्जेक्ट के साथ खेलना शुरू करोगे। ठीक है, भरोसा रखना, मैं आपका काम बहुत अच्छी तरीके से बना दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक प्रकार से तिलक की जो लीग थी वो ख़त्म हो जाती है यहीं पे। अब हम बात करेंगे तिलक की लीग के बाद किसकी, एनी बेसेंट की लीग, ये मेन लीग थी यहाँ पे। फिर आएगी लाला जी की लीग। लाला जी की लीग में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली 2 ही बातें हैं कि इन्होंने है वो अक्टूबर 1917 में, मैं ये अभी लिख लेता हूँ, इसको आप बाद में लिख लेना। अक्टूबर 1917 में न्यूयॉर्क अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, किसने, लाला जी ने की थी। ये भारत की तीसरी होम रूल लीग थी। पहले 2 होम रूल लीग तो भारत के अंदर काम कर रही थी, और तीसरी होम रूल लीग कहाँ थी, भारत से बाहर थी। ठीक है, भारत में कितनी होम रूल लीग थी, 2 ही थी, टोटल कितनी थी, 3 थी। ठीक है, लंदन थी, वो मुख्यालय था, एक शाखा थी, अलग नहीं था कुछ। चलो अब बात करते हैं हम एनी बेसेंट पे। ये नोट करके आप डाल सकते हो, यहाँ एनी बेसेंट के बाद में भी लिख सकते हो। अब आइए आप एनी बेसेंट के ऊपर। एनी बेसेंट, ठीक है। अब देखियो एनी बेसेंट में क्या क्या ध्यान रखना है। एनी बेसेंट की जो होम रूल थी, बाकी बातें तो हमने आगे लिख ली है कि आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड से प्रभावित थी, रेडमंड ने आयरलैंड में पहली बार होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो इससे संबंधित हैं एनी बेसेंट से, वो हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, 1907, 1893 ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई थी। अब देखो क्या हुआ, एक मद्रास स्टैंडर्ड अखबार था, को 1914 में एनी ने खरीद लिया। मैं अब एनी लिखूंगा, प्यार से इसको एनी कह सकते हैं ना। एनी ने खरीद लिया। तथा इसका नाम न्यू इंडिया कर दिया। इसका नाम न्यू इंडिया, आजकल जो मोदी जी कहते हैं ना वो इंडिया, न्यू इंडिया। दैनिक अखबार था, इंडिया कर दिया। तथा कॉमनवेल्थ, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, अखबार आरंभ किया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। तो ये 2 अखबार चलाए थे एनी बेसेंट ने, न्यू इंडिया अखबार और दूसरा कौन सा, कॉमनवेल्थ अखबार। इन दोनों में एनी बेसेंट निरंतर होम रूल का प्रचार प्रसार कर रही थी। स्टार्टिंग में केवल थियोसोफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों तक सीमित थी, बाद में इसने राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। इसके तहत इसने ये अखबार कई सारी किताबें, सन्स सोसाइटी, ब्रदर्स सोसाइटी, यंग इंडिया एसोसिएशन, ऐसे कई सारे संघ बनाए और उसके बाद होम रूल सोसाइटी बनाई। ये सबसे बड़ा कार्य था इनका। ठीक है, आरंभ में थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्य कर रही थी। थियोसोफिकल सोसाइटी कहाँ पे, मद्रास के निकट अडियार में के कार्य कर रही थी। बाद में राष्ट्रवादी गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया।
ठीक है, राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। ठीक है, और इस दौरान निम्न कार्य किए थे। मैं होम रूल पे आऊँ उससे पहले थोड़ी सी अपन पृष्ठभूमि बना देते हैं। ठीक है, अब देखो इसने यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। एक इन्होंने इंडिया ए नेशन पुस्तक लिखी, इंडिया ए नेशन, भारत एक राष्ट्र, ये पुस्तक लिखी। इसके अलावा इन्होंने कई सारे संगठन बनाए, ब्रदर्स, सन ऑफ इंडिया, ब्रदर्स ऑफ सर्वेंट, सन ऑफ इंडिया, यंग इंडिया एसोसिएशन, यंग इंडिया एसोसिएशन, ये सारे कार्य किए और इनके जरिए ये क्या कर रही थी, राष्ट्रवादी गतिविधियों का प्रचार कर रही थी। और इसका जो सबसे अहम कार्य था वो था चौथा कार्य, होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, ये 3 हो गए। और अब चौथे कार्य पे मैं आ रहा हूँ सीधा यहाँ पे, अखिल भारतीय होम रूल लीग। ठीक है, नाम से विदित है। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में थी, तिलक के क्षेत्रों को छोड़ के, दोनों के क्षेत्राधिकार में टक्कर ना हो, इस वजह से इन्होंने अपने अपने क्षेत्र फिक्स करके रखे थे। ठीक है, और फिर अलग अलग क्षेत्रों में ये थी। अब देखिए इसकी स्थापना कैसे हुई। तो बातें तो पहले से चल ही रही थी और मतलब होम रूल आंदोलन शुरू करने की बात तो पहले से ऑलरेडी चल ही रही थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया। ठीक है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ, मतलब सामान्य इच्छा, कई बार ऐसे हिंदी में आता है कि नया भारत और सामान्य इच्छा पत्रिकाएं किसकी थी, एनी बेसेंट की थी। ठीक है, तो न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से आज दरअसल क्या पैर दुख रहा है इसलिए थोड़ा चलने में दिक्कत आ रही है, कल तक ठीक कर लेंगे इसको। ठीक है, के माध्यम से होम रूल का प्रचार पहले से चल रहा था। होम रूल का प्रसार, ठीक है, 1914 से चल रहा था। फिर क्या हुआ, अब 3 सितंबर, ठीक है, कब 3 सितंबर का दिन था, तो और 3 सितंबर को 1916। देखिए ध्यान रखना इस बात का, पहले किसकी होम रूल स्थापित हुई थी, पहले तिलक की, और बाद में किसकी हुई, एनी बेसेंट की। अब वो अलग बिंदु है कि पहले एनी बेसेंट नहीं होम रूल का पूरा कंसेप्ट दिया था, लेकिन लीग पहले किसकी स्थापित हुई थी, लीग आपके तिलक की हुई थी। ठीक है, 1916 को अड्यार में, अड्यार कहाँ पे, मद्रास, तमिलनाडु, अड्यार में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा, अड्यार में ही रखा। ठीक है, इसकी मुख्य पदाधिकारी देखिए। अध्यक्ष कौन बनी, अध्यक्ष बनी स्वयं एनी बेसेंट 3 वर्ष के लिए। ठीक है, सचिव बनाया अरुण ले को।
अरुणले, आपने नाम पहले से सुन रखा है, अरुणले समिति वाला। सचिव किसको बनाया यहाँ पे? अरुणले को। और रामास्वामी अय्यर को महासचिव बनाया। महासचिव रामास्वामी अय्यर, को, ठीक है। और कोषाध्यक्ष बनाया वाडिया को। वाडिया को क्या बनाया? कोषाध्यक्ष, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने ये काम है वो शुरू कर दिया। ये होम रूल शुरू हो गई। ये हेडक्वार्टर याद रखना, तिथि याद रखना, अध्यक्ष वगैरह याद रखना, सचिव वगैरह, कई बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछ लेते हैं, हमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ अगली स्लाइड पे। क्षेत्र, तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर, तिलक के क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण भारत में प्रसार था। मुख्य क्षेत्र निम्न थे। देखो, तिलक के क्षेत्रों में, इसके क्षेत्रों में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, दोनों अलग अलग मैटर था, ठीक है। मतलब आपस में कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना हो, आपस में कभी भी दोनों में कोई ऐसा टसल्स ना हो, झगड़े ना हो, इस वजह से इन्होंने क्षेत्र पहले से ही बांट रखे थे, ठीक है। अब आगे देखिए, भारत में प्रसार था, मुख्य क्षेत्र इस प्रकार थे। मद्रास में सबसे ज्यादा शाखाएं थी, मद्रास में सर्वाधिक, लगभग 132 शाखाएं थी, ठीक है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि बेसेंट की लीग का सबसे ज़्यादा प्रसार कहाँ पे था, तो वो 132 शाखाएं मद्रास में था। इसके साथ साथ जो उत्तरी प्रांत था, यूपी आप कह सकते हो, उत्तरी प्रांत के नगरीय क्षेत्रों में भी प्रसार था। इसके अलावा गुजरात के ग्रामीण एरिया में काफ़ी प्रसार था। ग्रामीण क्षेत्र तो लगभग आपकी विद्यार्थियों 200 के करीबन शाखाएं थी इनकी, ठीक है। करीबन कितनी शाखाएं थी? 200 के करीबन शाखाएं थी। अगर अपन इसके चरम की बात करें तो दिसंबर 1917 में इसका चरम काल था। चरम काल था। इस समय 27,000 सदस्य थे। कितने? 27,000 सदस्य थे। लेकिन देखो, तिलक से कम थे। तिलक के पास में 32,000 सदस्य थे, लेकिन इसके पास में कितने थे? करीबन 27,000 सदस्य थे। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होगा। जून 1917 में एनी को उसके साथियों के साथ उटक मंडलम है आपके, जैसे अपन ऊटी कहते हैं, हिल स्टेशन है तमिलनाडु का, तमिलनाडु ये शायद क्या कंफर्म, उटक मंडलम में नज़रबंद कर दिया, नज़रबंद किया। इसके निम्न परिणाम निकले। ठीक है, इसके कई सारे परिणाम निकले थे नज़रबंदी के। अब जब नज़रबंद किया तो इसके समर्थन में ऑलमोस्ट सारे नेता इसके समर्थन में खड़े थे। ठीक है, जैसे जिन्ना,
मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये बड़े बड़े नेता थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, जैसे नेता इस लीग के सदस्य बने, क्योंकि सबकी सिंपैथी जो थी वो आपके इसके साथ हो गई थी। इसके अलावा सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई, हुड की उपाधि लौटाई। ठीक है, इसके साथ साथ मॉन्टेग्यू को 20 अगस्त की घोषणा करनी पड़ी। 20 अगस्त 1917, आगे मैं आऊँगा इसके ऊपर डिटेल में, ठीक है, या 20 अगस्त वगैरह थोड़ा अभी देख लेना, बाद में इसको और डिटेल में समझेंगे। 20 अगस्त 1917 को स्वशासन देने की घोषणा करनी पड़ी। इतने सारे प्रभाव पड़े और इतनी लोकप्रिय हो गई एनी बेसेंट कि कांग्रेस की और इनकी पहले बनती भी नहीं थी। और तिलक ने नाम आगे करके और एनी बेसेंट को कांग्रेस के 1917 के अध्यक्ष पद के लिए प्रपोज किया, नाम प्रस्तावित किया। और एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, वो सिर्फ इस कारण वो चर्चित हो गई थी। ठीक है, तो तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा बनाई गई। ये पहला अवसर था विद्यार्थियों कि कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष बनी। पहली भारतीय नहीं, पहली महिला। पहली भारतीय तो हो जाएगी सरोजनी नायडू, ठीक है, 1925 में। तो इस प्रकार से जून 1917 में नज़रबंदी के बाद सब ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर आपके 20 अगस्त को ये इनको स्वशासन देने की घोषणा करनी पड़ी और उसके बाद देखते ही देखते आपके एक प्रकार से सितंबर में, अगस्त के बाद सितंबर में इसको रिहा करना पड़ा। तो ये है वो, हम है वो, आगे नीचे करके डाल देना। सितंबर में रिहा हो गई थी। सितंबर 1917 में रिहा कर दी गई। ठीक है, कर दी गई। ये इसके नीचे लिख लेना, ठीक है, या सारे अच्छे से देख लो आप और फिर हम आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आएंगे हम मेन पॉइंट के ऊपर। अब आगे क्या हुआ देखिए। तो इस प्रकार से जो मेन उद्देश्य था एनी बेसेंट का, वो यहाँ पे लगभग पूरा हो गया। मॉन्टेग्यू घोषणा के साथ ही स्वशासन की मांग पूरी कर दी गई। यह पूरी होते ही होम रूल आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रहा। सारे नेता साथ छोड़ गए और 1918 तक आते आते क्या हुआ, मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया और ये सदस्य जो थे वो कांग्रेस में जाके शामिल हो गए। तो इस प्रकार से होम रूल आंदोलन चला और इस प्रकार से होम रूल आंदोलन प्रगति करता है और स्वशासन मॉन्टेग्यू घोषणा के साथ में लगभग समाप्त हो जाता है। तो 16, 17 और 18
लगभग 2.5 से 3 वर्षों तक होम रूल आंदोलन रहा। अगला जो हमारा पार्ट होगा, जो लेक्चर होगा, वो होगा लखनऊ समझौते के ऊपर और मॉन्टेग्यू घोषणा के ऊपर, और उसके बाद में गांधी जी का प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते